हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल के अंदर है वो मौर्य शासकों ने जो राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की और शक्तिशाली जो केंद्रीय शासन की एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और किस प्रकार जो व्यापारिक मार्गों का उन्होंने निर्माण किया, तो उनसे जो एक तरह से आर्थिक गतिविधियों का प्रोत्साहन आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और इस कारण से मौर्य काल के अंदर है वो आर्थिक जो प्रगति है उसका मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो मौर्य काल के अंदर आर्थिक प्रगति थी और जिसका उल्लेख है वो मेगस्थनीज और कौटिल्य और विभिन्न प्रकार के यूनानी लेखक हैं। वो उन लेखक हैं वो भारत की मौर्यकालीन भारत की जो कृषि है और जो जो खनिज संपदा है और विभिन्न प्रकार के शिल्प है, उनकी एक प्रकार से क्या है कि शिल्पकारों के जो असाधारण कौशल है उसकी जो प्रशंसा है वो की है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में आर्थिक समृद्धि का युग था, क्योंकि मौर्य जो मौर्य युग के अंदर है, मौर्य में एक जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए उन शासकों ने है वो एक प्रकार से क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने का प्रयास किया और उनकी नीतियों के कारण से मौर्य काल के अंदर है वो आर्थिक समृद्धि हुई। तो मौर्य काल के अंदर जो हम आर्थिक अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो मौर्य काल के जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य था। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य है वो मौर्य काल के अंदर है वो जो हम कहें कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। और कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को है वो अर्थशास्त्र के अंदर सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। तो वार्ता है वो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसकी हम बात करें तो उसमें जो कृषि है वो जिसकी कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य की हम बात करें तो कृषि की हम बात करें तो मौर्य काल के अंदर जो हम जानते हैं कि जो भारत कृषि प्रधान देश था और मौर्य काल के अंदर जो कृषि है वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और पशुपालन जो आता है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र उसमें कृषि, पशुपालन है वो मौर्य काल ने कृषि को बड़ा महत्व दिया। और कृषि को के महत्व के विषय के अंदर जैसा आप इससे हमें जानकारी मिलती है कि मेगस्थनीज तो यहाँ तक कहता है कि मेगस्थनीज ने जो भारत की 7 जातियों का उल्लेख किया है उसमें दूसरी जाति के रूप में कृषकों का उल्लेख किया है। और उन्होंने बताया कि मौर्य काल के अंदर कृषकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और कृषकों है उसका समाज में है बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था और उनको कृषकों को युद्ध और राजकीय जो कार्य हैं उनसे मुक्त रखा जाता था। और वो हर समय अपना पूरा समय है 100% अपना समय है वो कृषि करने के अंदर है या खेती करने में लगाता था। कृषि के संबंध में तो मेगस्थनीज तो यहाँ तक कृषकों की जाति के विषय में है, वो किसानों के महत्व के विषय में है, इस बात का भी उल्लेख करता है कि कृषक है उसको समाज के अंदर एक पवित्र और अवध्य माना जाता था। अर्थात उनकी जो एक तरह से हत्या नहीं की जा ऐसा वर्ग था जिसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। अर्थात युद्ध के समय भी क्या है कि दोनों पक्ष है वो एक दूसरे का सहार करते थे, लेकिन कृषि कार्य में संलग्न मनुष्य जो व्यक्ति होते थे, कृषक होते थे, उनको वो निर्विघ्न रूप से युद्ध के समय भी कार्य करते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मौर्य शासकों ने है वो कृषकों को महत्वपूर्ण दिया और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो मेगस्थनीज जो एक प्रकार वो कहता है कि राज्य है वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए है, जो कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है वो सिंचाई के साधनों का मौर्य काल में विकास हुआ और विभिन्न जो सिंचाई जो कृषि से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है जो कि नहरों का निरीक्षण करते थे। और जूनागढ़ अभिलेख है वो उसका प्रमाण है जिसके अंदर ये उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र के जो प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और सुदर्शन झील का न केवल निर्माण करवाया अपितु अशोक ने उससे नहरों का निर्माण भी करवाया। और जो अर्थशास्त्र के अंदर सिंचाई के विभिन्न साधनों का उल्लेख मिलता है जैसे नदी और तड़ाग है और कूप के द्वारा सिंचाई है, ढोल चरस द्वारा कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई करना, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट और चरस के द्वारा है कुएं से सिंचाई करना, बांध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई करना, वायु द्वारा संचालित चक्की द्वारा सिंचाई करना, इस प्रकार सिंचाई के विभिन्न साधनों को प्रोत्साहन है वो मौर्य शासकों ने दिया। तो एक प्रकार से इस काल के अंदर जो भूमि है वो 2 प्रकार की थी, एक राजकीय भूमि होती थी और एक किसानों की स्वयं की भूमि होती थी। राजकीय भूमि उस पर वो राजा के अधीन होती थी और राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और इसके जो अध्यक्ष है उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो राजकीय भूमि की जो पैमाइश की जाती थी और जो राजकीय भूमि की पैमाइश के पश्चात है राजकीय भूमि पर जो दासों के द्वारा है वो
श्रमिकों के द्वारा है, बंदी व्यक्तियों के द्वारा है, वो एक प्रकार से कृषि कार्य करवाया जाता था और इसके बदले में उन्होंने भोजन की व्यवस्था है वो की जाती थी। तो इस तरह से क्या है कि राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को हिस्सा कहा जाता था। इसके अलावा जो कृषकों के द्वारा कृषक जो भूमि पर खेती करते थे उससे वो राज्य की ओर से है वो उनसे है वो कर लिया जाता था। और इस समय जो निजी स्वामित्व में होती थी, जो कृषकों के पास जो भूमि होती थी उसमें 1/6 भाग है वो कर लिया जाता था। लेकिन इसमें परिवर्तन भी संभव था, क्योंकि जैसे लुम्बिनी है उसमें वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए अशोक ने वहाँ के लोगों का जो कर है वो कम कर दिया था, 1/8 कर दिया था। तो राजकीय भूमि है कि जो राजकीय भूमि से जो आय होती थी, जिसको जैसे मैंने बताया कि सीता कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को है वो सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो राज्य की ओर से जो सिंचाई की व्यवस्था, जैसे मैंने आप चर्चा की कि विभिन्न साधनों से सिंचाई की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तो सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, उससे सेतु बंधु कहा जाता था। और सिंचाई के जो साधन की हमने बात की, तालाब, कुएँ, झील और नदियाँ आदि के द्वारा है वो सिंचाई है वो की जाती थी। तो मेगस्थनीज यद्यपि ये उल्लेख करता है कि एक प्रकार से क्या है कि जो भारत के अंदर वो दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे, इसका उल्लेख करता है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय है वो राज्य की ओर से जनहित कार्य किए जाते थे। और एक प्रकार से जैसे मौर्यकालीन जो सैगोरा और महास्थान अभिलेख है उससे ये उल्लेख मिलता है कि अकाल के अवसर पर राजकीय अन्नागार से अनाज वितरण की व्यवस्था की जाती थी। और तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक प्रकार से मौर्य काल के अंदर है वो राज्य है वो सिंचाई पर विशेष ध्यान देता था। अनाज के संग्रहण और उसके भंडारण पर है वो विशेष ध्यान दिया जाता था। मौर्य काल के अंदर जैसे आप जानते हैं कि मगध के अंदर है वो जैन श्रुति के अंदर उल्लेख मिलता है कि मगध के अंदर 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। और इसके अलावा मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से जो 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 चरावा है उनका उल्लेख भी हमें मिलता है। तो कृषि के साथ साथ जैसे हम कहें कि मौर्य काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन है वो एक महत्वपूर्ण है, वो एक प्रकार से वो व्यवसाय था। कृषि और पशुपालन साथ साथ होता था। और मौर्य काल के अंदर पशुपालन विभाग की व्यवस्था थी, एक पशुपालन हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी था। और इसमें जो पशुपालन विभाग है, जो पशु विभाग है, उसमें जो बंजर भूमि से चरागाहों का विकास करना, चरागाहों की सुरक्षा करना, पंजीयन करना, पशुहार की जांच करना, जो रोगी पशु उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, पशुओं के साथ जो अमानुषिक व्यवहार हो रहे हैं उसको रोकना, ये पशुपालन विभाग का विभिन्न कार्य था। और इसके लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे गायों की रक्षा के लिए गोध्यक्ष या गायों की व्यवस्था के लिए गोवाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। घोड़ों के लिए है वो अश्वाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। और अशोक ने वो पशुओं के लिए, आप जानते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। इस कारण से इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो कृषि और पशुपालन है वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण है, आर्थिक व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण अंग है वो कहे जा सकते हैं। इसके अलावा एक तरह से क्या है कि मौर्य काल के अंदर जो कृषि पशुपालन के अलावा यदि उद्योग धंधों की हम बात करें तो मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प है वो विकसित अवस्था में थे। और जो मौर्य काल के जो उद्योग और शिल्प है उसके कारण से विदेशी व्यापार की भी उन्नति हुई। तो यहाँ के जो उद्योग की जब हम बात करें तो वस्त्र उद्योग है मौर्य काल के अंदर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। और वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल के अंदर अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि काशी है, वंग है, पुंड्रू है, कलिंग है, मालवा है आदि सूत्री वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और काशी और पुंड्रू के अंदर रेशमी कपड़े भी बनते थे। और जो प्राचीन काल में जो वंग का बलमल है वो विश्वविख्यात था। और चीनपट है जो है वो चीन से है वो एक रेशम है वो आयात होता था। तो इस तरह से वस्त्र उद्योग है वो मौर्य काल के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकसित अवस्था में था। जहाँ तक जो कृषि फसलों की हम बात करें तो गेहूँ, चना, चावल, गन्ना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर, कपास, आलू आदि जो फसलें उगाई जाती थी। और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि चावल की जो उत्पादन के लिए वो एक तरह से कि रोपाई पद्धति का उपयोग मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था। और एक तरह से चावल के जो मांड का उपयोग है वो महिलाएं करती थी, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ी। और प्रजनन क्षमता बढ़ने से क्या है कि जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने से सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ। और ऐसी स्थिति के अंदर है वो अर्थव्यवस्था के अंदर उनका महत्वपूर्ण भूमिका है वो मानी जा सकती है। सस्ता जो एक प्रकार से श्रम मिलने से क्या व्यापार वाणिज्य है और उद्योग धंधे वो विकसित अवस्था में थे। तो चावल मुख्य फसल था, चावल ज़्यादा उत्पादन में है वो अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण आधार है
वो एक प्रकार से वो प्रदान किया। तो यहाँ पर जो भूमि की जहाँ तक सिंचाई की जो के लिए जो भूमि है वो एक प्रकार से क्या कि वो एक भूमि भी कई प्रकार की थी। अदेवमात्रक भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिस पर है वो बिना वर्षा के लिए अच्छी खेती होती थी। तो बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी उसको अदेवमात्रक है वो कहा जाता था। और इसके अलावा यदि हम सिंचाई की हम बात करें तो कृत्रिम और जो प्राकृतिक है वो दोनों प्रकार के सिंचाई के साधन थे, और जिसके विषय में हमने चर्चा की। और जो 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 जैसे मैंने कहा कि बिना वर्षा के जो सिंचाई होती थी अदेवमात्रक, और जो विभिन्न सिंचाई के विभिन्न साधनों से वो कृत्रिम साधनों से यदि सिंचाई होती थी उसको देवमात्रक भूमि कहा जाता था। और इसके अलावा जो क्या है कि जहाँ तक उद्योग और शिल्प की बात है तो वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो खनन और धातुक्रम उद्योग भी दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग था। खानों से कच्ची धातु निकालना, उसे गलाना, शुद्ध करना, लचीला बनाने की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी मौर्य को थी, मौर्य काल में थी। और यहाँ पर विभिन्न धातुओं का जाल बिछा हुआ था। सोना चांदी भी बहुतायत में था, और लोहा तांबा का उल्लेख भी हमें मिलता है। विभिन्न प्रकार के आभूषण, अस्त्र शस्त्र का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त मौर्य काल के अंदर है वो जो आपका जो रत्नाभूषण कला है, काष्ठ कला है, हाथी दांत की कारीगरी है, मर्दमान कला है, चमड़ा उद्योग की कला है, वो भी एक तरह से विकसित अवस्था के अंदर था। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प है उसका उल्लेख भी हमें मौर्य काल के अंदर मिलता है। खानों में काम करने वाले जो अधिकारी है उसको आक्राध्यक्ष है वो कहा जाता था। और एक तरह से जो हम काष्ठ उद्योग की पुष्टि है वो हम पाटलिपुत्र के राजप्रसाद से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो काष्ठ से निर्मित राजप्रसाद है उसको किस प्रकार से है वो उसको सुसार बटना के महल से उसकी तुलना की है, और किस प्रकार उसको देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया है। इसके अलावा शिल्पियों का जो मेगास्थनीज है वो शिल्प को एक जाति के रूप में उसका उल्लेख करता है। तो इसका शिल्प कला भी वो एक प्रकार से है वो उन्नत अवस्था में था। और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो शिल्पी है वो अपना अपना एक वर्ग बना लेते थे जिसको श्रेणी कहा जाता था, और श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठक कहा जाता था। और एक प्रकार से जो व्यापार करने वाले हैं वो एक काफिले में रहते थे, उसको सार्थवा कहा जाता था। तो इस प्रकार मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प है उसका कला का विकास हो चुका था। इसके अलावा यदि मौर्य काल के अंदर हम यदि विभिन्न प्रकार के जो शिल्प है उसमें जैसे मैंने कहा कि शिल्पियों को मेगास्थनीज ने चौथी जाति के रूप में उल्लेख किया है। और राज्य के द्वारा भी अनेक उद्योग संचालित होते थे, जैसे जहाज बनाना है, कवच है, आयुध है, खेती के लिए औजार बनाना, वस्त्र उद्योग है आदि थे। और विभिन्न शिल्पियों द्वारा विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण भी किया जाता था। और जैसे स्वतंत्र जो शिल्पी है वो विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ संगठित कर लेते थे। तो इस प्रकार मौर्य काल के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है वो प्रसिद्ध अवस्था में था। और जो एक प्रकार से ऊनी वस्त्र है वो भी नेपाल से है, वो एक प्रकार से है वो ऊनी वस्त्र का आयात किया जाता था। इसके अलावा यदि हम विभिन्न प्रकार के जो व्यापार वाणिज्य की बात करें तो मौर्य काल में जो राजनीतिक जो एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके कारण से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। और प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं के कारण से यातायात मार्ग का निर्माण किया गया, विभिन्न मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। और उससे क्या है कि एक तरह से क्या है कि विभिन्न मार्गों का निर्माण की जो मेगास्थनीज ने विभिन्न मार्गों के निर्माण करने के लिए एक विशेष प्रकार के अधिकारी का उल्लेख करता है जिसको एग्रोनोमाई कहा जाता है। और सड़कों की देखभाल करते थे। और एक तरह से 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ लगाने का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो मौर्य काल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक मार्ग है उनका उल्लेख हमें मिलता है। और विभिन्न व्यापारिक मार्गों के अंदर 4 विभिन्न प्रकार जो व्यापारिक मार्ग हैं उसका उल्लेख हमें मौर्य काल के अंदर मिलता है। तो 4 व्यापारिक मार्ग के अंदर एक जो व्यापारिक मार्ग है वो जो पाटलिपुत्र से है वो एक प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि तक्षशिला और उत्तरी पश्चिमी सीमा तक जाता था। और एक तरह से ये जो उत्तरापथ मार्ग इसको कहा जाता था। और ये इसको शेरशाह के काल में यही मार्ग सड़क आजम कहा जाता था, ब्रिटिश काल में इसको जीटी रोड कहा जाता है। दूसरा मार्ग है श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था। तीसरा मार्ग है वो पाटन से कौशाम्बी तक जाता था। चौथा मरक्कत से है वो मथुरा तक जाता था। तो इस तरह से क्या है कि विभिन्न प्रकार का जो विभिन्न प्रकार के जो मार्ग है उससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। और विभिन्न प्रकार के जो बंदरगाह है उनका उल्लेख भी है वो मौर्य काल के अंदर मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के बंदरगाह में एक तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है उसका उल्लेख मिलता है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह था। कच्छ बंदरगाह है जो गुजरात में बारबेरीक्रम है वो सिंधु नदी के मुहाने पर जो बारबेरी बंदरगाह है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है कि इसके अलावा है वो सोपारा है, ताम्रलिप्ति है वो बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है।
तो कौटिल्य है वो ये कहता है कि जो दक्षिणी मार्ग को है वो अधिक लाभप्रद बताता है। जो एक प्रकार से वो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाने वाला जो पुराना मार्ग है वो जो मैसूर तक उसको बढ़ाया गया मौर्य काल के अंदर है, क्योंकि जो दक्षिणी मार्ग है उसमें बहुमूल्य चीज़ें हैं, जैसे मुक्ता है, मणि है, हीरे, सोना आदि इसी मार्ग से आते थे। और कौटिल्य ने स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्गों से व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है। और राज्य द्वारा व्यापारियों को और उनके व्यापार की सुरक्षा के लिए है वो एक तरह से व्यवस्था की जाती थी। यदि कोई नुकसान होता था उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी, बदले के अंदर राज्य उनसे कर लेता था। और स्थल और जलमार्ग से विदेशों के साथ व्यापार यूनानी शासकों से मैत्री संबंध के कारण से है वो फलीभूत हुआ। पश्चिमी एशिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध है। स्थल मार्ग जो तक्षशिला से काबुल, बैक्टीरिया और पश्चिमी देशों तक है वो व्यापार होता था। और मौर्य काल के अंदर जहाँ तक हम कहें कि निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं वो हाथी दांत है, कछुए है, सिपियाँ हैं, मोती है, रंग है, नील है, बहुमूल्य लकड़ी है, ये निर्यात की जाती थी। और आयात है वो चीन पटका है, जो कार्दमिक है और मुक्ता है वो आयात की जाती थी। और आयात निर्यात कर का उल्लेख भी मौर्य काल में मिलता है। आयात को प्रवेश्य कहा जाता है, निर्यात को निष्क्रम्य कहा जाता था। तो इस तरह से क्या है कि मौर्य काल के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि आयात निर्यात है वो भी किया जाता था। तो इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कर हैं उसका उल्लेख मिलता है। जहाँ तक मुद्रा प्रणाली का यदि हम बात करें कि मौर्य काल के अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें सोने और चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। सोने की मुद्रा निस्व और सुवर्ण कहा जाता था। तांबे की मुद्रा को मास्क और काकनी कहा जाता था। और जो चांदी की मुद्रा उसको कार सापण और धरण कहा जाता था। लेकिन मौर्य काल में पण का उपयोग है, पण नामक जो मुद्रा उसका उपयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता था। और एक तरह से कौटिल्य कहता है कि राजकीय भुगतान में पण का उपयोग किया जाता था, जबकि सबसे छोटी मुद्रा वो काकनी थी। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंदर है वो पण को है वो एक तरह से रूपारूप है वो भी कहा गया है। तो इसके अलावा क्या है कि मौर्य काल के अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो मुद्रा की बात करें, इसके अलावा कि मौर्य काल के अंदर क्या है कि जो मुद्रा के जो निर्माण करने वाला जो विभाग है उसका जो प्रमुख है उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और जो टकसाल के जो अधिकारी है उसको सुनूणिक कहा जाता था। और मुद्रा की जांच करने वाले जो अधिकारी है उसको रूपदर्शक कहा जाता था। तो इस प्रकार क्या है कि मौर्य काल के अंदर है मुद्रा निर्माण का राज के नियंत्रण था, लेकिन राज्य को 13.5% टैक्स दे करके है वो कोई भी व्यक्ति है वो खुद भी मुद्रा का निर्माण वो कर सकता था। इसके अलावा मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो करों का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिसमें जो आयात कर है, आपात कर है उसको पढ़ने कर कहा जाता था, आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था, निर्यात कर को निष्क्रम्य कहा जाता था, नगद कर को हृण्य कर कहा जाता था। और इस प्रकार मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के टैक्सेज है जिसकी विस्तृत सूची है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर के अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न जो पक्ष है उसका विवेचन है वो हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल मौर्य शासकों की जो नीतियों के कारण से है, एक जो आर्थिक समृद्धि हुई जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य है उसको प्रोत्साहन मिला। और एक समृद्ध आर्थिक जो स्थिति है उसका उल्लेख है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज की इंडिका और विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनसे मिलता है। और ये सब संभव हुआ जब कुछ चीज़ों पर है वो वर्तमान की भांति है मौर्य शासकों ने है वो इकोनॉमी को प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया, अपितु कुछ के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, जिससे कि है वो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो सके। और जो कृषि को है प्राथमिक सेक्टर की जो कृषि है और पशुपालन है उसको उसमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और मौर्य शासकों ने खुद इसकी तरफ से है वो एक प्रकार से है वो खुद ध्यान दिया। और जब भी हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर है वो जो आयात निर्यात और जल और स्थल मार्ग दोनों से होते थे। और जलमार्गों पर राज्य का नियंत्रण था। जलमार्गों जो विभिन्न रूप है, जैसे कुलिया है, कुलपथ है, शयानपथ है आदि का उल्लेख है वो हमें मिलता है। और नदियों नहरों के माध्यम से जो यातायात के साधन है उसको कुलिया कहा जाता था। समुद्र तटीय क्षेत्रों से जहाज़ों के साथ यातायात को कुलपथ कहा जाता था। जो बंडोद, सोपारा उस समय अच्छे व्यापारिक बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति और है वो प्रमुख बंदरगाह था। शयानपथ है, समुद्र पार के लंबे जल मार्ग होते थे उनको शयान कहा जाता था। दूरी बताने हेतु सड़कों पर पत्थर गाड़े जाते थे।
और इन सुविधाओं के कारण देश में व्यापार दिन दिन बढ़ा और राज्य की तरफ से बाजार भी एक तरह से निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों से ही सामान खरीद और बिक्री होती थी। पोतुआ अध्यक्ष है वो नाप तोल और बटकरे बाजार आदि पर नियंत्रण रखता था। पणिया अध्यक्ष है व्यापार पर नियंत्रण रखता था। व्यापारियों के लिए कड़े आदेश थे कि वे खराब और सामान न बेचें और माप तोल की शुद्धता बनाए रखें। बिक्री करके चोरी करने वालों को मृत्युदंड तक की सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार जो मौर्य काल के अंदर है वो एक प्रकार से क्या है कि व्यापार वाणिज्य है और जो काफ़ी समृद्ध स्थिति में था। न केवल आंतरिक व्यापार अभी तो विदेशी व्यापार है वो भी समृद्ध स्थिति में पहुंच चुका था। और इस समय श्रेणी व्यवस्था विभिन्न शिल्पियों का मिलकर के विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो अपने एक वर्ग बना करके एक समूह बना करके व्यापार करते थे जिसको श्रेणी कहा जाता था। तो गिल्ड सिस्टम का जो एक प्रकार से विकास भी इस काल के अंदर वो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट मौर्य काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।